हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कोड ऑन वेजेस 2019 है, इसके अंतर्गत जिस तरह से और सभी एक्ट को डिफाइन किया गया है, उसी तरह से मिनिमम वेजेस को भी डिफाइन किया गया है। तो कोड ऑन वेजेस में जो चैप्टर 2 है, वो मिनिमम वेजेस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जो कोड ऑन वेजेस है, मिनिमम वेजेस में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं और किस तरह से मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया गया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इंडेक्स से समझेंगे कि न्यूनतम वेतन क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। इसके जो धाराएं हैं, जो क्लॉज है, वो क्लॉज 5 से चालू होके और क्लॉज 14 तक जाता है। तो पहली जो सिचुएशन है, उसमें हम ये देखेंगे कि न्यूनतम वेतन क्या है और यह क्यों जरूरी है। दूसरे में हम देखेंगे कि न्यूनतम वेतन कैसे और किन आधार पर तय होता है। नेक्स्ट, वेतन के घटक और बेसिक प्लस डीए प्लस जो सुविधाएं हैं, उस बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या होती है, धारा 8 में। इसके बाद फ्लोर वेजेस की अवधारणा क्या है और केंद्र और राज्य का इसमें क्या भूमिका होगी, ये धारा 9 में। इसके बाद अगर कम घंटे काम किया है, अलग अलग काम किया है और पीस वर्क में है, जो धारा 11 और 12 में डिफाइन किया गया है, इस बारे में बात करेंगे। कार्य समय, साप्ताहिक अवकाश और ओवर टाइम के बारे में भी इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम धारा 5 में बात करते हैं कि न्यूनतम वेतन क्या होता है। न्यूनतम वेतन वह सबसे कम मजदूरी है जो सरकार द्वारा तय की जाती है। इसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी नियोक्ता इसमें इससे कम वेतन नहीं दे सकता है, चाहे वह सहमति से किया गया हो या सहमति से नहीं किया गया हो। इसमें क्लेरिफिकेशन ये दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी भी वर्कर को रखा गया है और अगर सरकार बोले कि अगर कंपनी कहती है कि हम आपको 200 रुपए देंगे, तो अगर मजदूर उसमें सहमति भी हो जाता है और अगर मिनिमम वेजेस 200 रुपए से ज्यादा है, तो इसमें नियोक्ता की गलती पाई जाएगी या जो कंपनी है या फैक्ट्री है उसकी गलती पाई जाएगी। किसी भी मजदूर को जो भी मिनिमम वेतन या जो उसका न्यूनतम वेतन तय किया गया है, उससे कम सैलरी नहीं दी जा सकती है, भले ही उसके लिए मजदूर सहमत ही क्यों ना हो। यह कानून ठेके पर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनके ऊपर, उसके बाद दैनिक मजदूरी जो कैजुअल लेबर है उसके ऊपर, और सभी स्थायी जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब होता है या जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, सभी श्रमिकों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर न्यूनतम वेतन 450 रुपए प्रतिदिन है, तो 400 रुपए देना कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके बाद धारा 6 में हम बात करते हैं न्यूनतम वेतन तय कैसे होता है। तो दोस्तों, न्यूनतम वेतन जो होता है, सरकार न्यूनतम वेतन तय करने की जिम्मेदार होती है। न्यूनतम वेतन का जो आधार होता है, वो घंटा, दिन, महीना या पीस वर्क आधारित हो सकता है। इसमें पीस वर्क करने वाले मजदूरों के लिए भी समय जो होता है आधारित सुरक्षा दी जाती है। इसके बाद उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि 6 घंटे काम कराया गया हो पर मजदूर की गलती ना हो, तो पूरा वेतन दिया जाएगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि सपोज करिए कि आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं और आप सुबह 9 बजे या निर्धारित समय पे गए हैं और वहां पे मशीन बंद हो जाती है। आपने 4 घंटे या 6 घंटे काम किया है और मशीन बंद हो जाती है और काम आपके पास नहीं है, आप बैठे भी हैं, तो भी यह निश्चित किया जाएगा कि आपको सैलरी पूरे दिन की दी जाए। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह से काम को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें कौशल और कार्य परिस्थिति के आधार पर जो वेतन है वो तय होता है। इसमें मजदूरों और अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणी में बांटा जाता है। इसको हम ज्यादातर भाषा में बोलते हैं कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें जो खतरनाक, बहुत गर्म, रासायनिक या जो भूमिगत कार्य होते हैं उसमें वेतन ज्यादा दिया जाता है। जैसे हम समझते हैं कि जब जो कोयला की खदान में जो गड्ढे में काम करते हैं और या जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म या हीट होता है, वो ऐसी जगह पे ये जो खतरनाक काम होते हैं उनमें ज्यादा वेतन दिया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र, शहर और ग्रामीण के अनुसार भी वेतन जो है वो अलग हो सकता है। जैसे ज्यादातर, जैसे हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में 2 भागों में होता है, जोन 1, जोन 2। तो एक शहरी जोन होता है, एक ग्रामीण जोन होता है। तो शहरी जोन में जो होता है ज्यादा पैसे होते हैं और ग्रामीण जोन में थोड़े से कम पैसे होते हैं।
तो इस तरह से उदाहरण के तौर पर केमिकल प्लांट में कर्मचारी जो होता है वो साधारण मजदूर से ज्यादा सैलरी पाता है। इसके बाद हम धारा 7 में बात करेंगे कि वेतन के घटक कौन कौन से होते हैं या वेतन में कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं। तो सबसे पहले जो न्यूनतम वेतन होता है वो केवल बेसिक नहीं होता है, इसमें बेसिक प्लस महंगाई भत्ता जिसको हम डीए बोलते हैं वो शामिल होता है। यदि सस्ती दर पर राशन, भोजन या अन्य सुविधा मिलती है तो उसका नगद मूल्य जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि कंपनी अगर 500 मूल्य का राशन देती है तो वह वेतन का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद हम धारा 8 में बात करेंगे कि न्यूनतम वेतन तय करने की सरकारी प्रक्रिया क्या होती है। सरकार मजदूरी तय करने के लिए सबसे पहले समिति बनाती है या एक कमेटी बनती है। कमेटी में नियोक्ता मींस फैक्ट्री होता है, जो ओनर है या मालिक हैं कंपनी के वो होते हैं। उसके बाद मजदूर प्रतिनिधि जो यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं, और इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें हम हिंदी में स्वतंत्र सदस्य बोलते हैं। इसमें सरकार जो है वो ड्राफ्ट वेतन प्रकाशित कर जनता से सुझाव भी मांगती है कई बार। तो ये वेतन जो होता है ये 5 साल में एक बार समीक्षा या संशोधन करते हैं और उसी के अनुसार मिनिमम वेजेस को डिसाइड किया जाता है। एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों धारा 9 में, फ्लोर वेज जिसे हम कहते हैं। ये कोड ऑन वेजेस, ये जो नए लेबर कोड आए हैं इसके अंतर्गत ये आया है। तो फ्लोर वेजेस जो होता है वह न्यूनतम सीमा है जो केंद्र सरकार तय करती है। यह मजदूर के न्यूनतम जो जीवन स्तर को ध्यान में रखकर तय की जाती है। राज्य सरकार इससे कम न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा फ्लोर वेज 250 रुपए दिया गया है या किया गया है तो किसी भी राज्य में, भारत की किसी भी राज्य में ये 230 रुपए नहीं रख सकते हैं। आप जो भी कंपनी है उसको मिनिमम जो फ्लोर वेज है उससे ज्यादा ही देना होगा। तो 250 से कम किसी भी स्थिति में कोई भी राज्य मिनिमम वेजेस नहीं दे सकता है फ्लोर वेजेस डिफाइन होने के बाद। हालांकि दोस्तों ये अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ही ये प्रोसेस में आएगा फ्लोर वेज डिफाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके बाद फिर सभी राज्य उसके लिए बाधित होंगे कि उनको मिनिमम वेजेस से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद धारा 10 में हम पढ़ेंगे कि कैसे पूरा दिन मजदूरी का काम होगा। जैसे अगर मजदूर कम घंटे काम करता है और उसकी गलती नहीं है तो उसे पूरे दिन का वेतन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हमने पहले भी बताया कि अगर बिजली नहीं है, मशीन खराब है या कच्चा माल नहीं है तो उस केस में अगर मजदूर आता है समय पर और वो 4 घंटे काम करता है या 3 घंटे काम करता है या 6 घंटे काम करता है, सभी स्थितियों में उसको 8 घंटे का वेतन मिलेगा ही। तो इस तरह से ये धारा 10 डिफाइन करती है कि किसी को भी कम सैलरी नहीं दी जा सकती, भले ही वो काम किया गया हो या नहीं किया गया हो। इसके बाद धारा 11 और 12 में हम अलग अलग काम और पीस वर्क को डिफाइन करते हैं। अगर मजदूर एक दिन में अलग अलग काम करता है तो हर काम का वेतन अलग होगा। एक एग्जाम्पल और दूसरा जो पीस रेट में समझ लेते पहले दोस्तों, उसके बाद हम एग्जाम्पल समझते हैं। जहां पीस रेट तय नहीं है वहां समय आधारित न्यूनतम वेतन लागू होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आधा दिन कोई कर्मचारी या कोई वर्कर काम करता है सफाई का और आधा दिन वो मशीन पे काम करता है तो दोनों का रेट अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर जो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड वाला अब कोई वर्कर है वो उसकी जो सैलरी है वो 500 रुपए 8 घंटे की है और उसी समय अगर एक मशीन चलाने वाले की जो सैलरी है वो 550 रुपए है तो उसको आधे दिन की सैलरी 500 के हिसाब से और आधे दिन की सैलरी 550 के हिसाब से दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि वो जो उसका अनस्किल्ड का रेट है वो पूरे दिन का दिया जाए। स्किल के हिसाब से अगर कोई वर्कर अलग अलग तरह काम करता है तो उसको अलग अलग तरह से वेतन दिया जाएगा जो कि ज्यादातर केस में हायर साइड कहलाएगा। इसके बाद धारा 13 में हम समझेंगे कि कार्य समय और साप्ताहिक अवकाश क्या है। कार्य समय जो है सरकार तय करती है कि एक दिन में कितने घंटे काम किया जाएगा। हर 7 दिन में कम से कम एक दिन जो है साप्ताहिक वेतन अवकाश जरूरी होगा। उस दिन काम कराने पर ओवर टाइम देना होगा। अगर किसी भी तरह से कोई भी कंपनी या फैक्ट्री किसी वर्कर से साप्ताहिक अवकाश या जिसको हम वीकली ऑफ कहते हैं, वीकली ऑफ के दिन काम कराएगी तो उसे उस वीकली ऑफ के बदले उसको ओवर टाइम देना होगा। धारा 14 के अंतर्गत हम समझेंगे कि ओवर टाइम का भुगतान कैसे होगा। तो तय समय से अधिक काम करने को ओवर टाइम कहते हैं।
जैसे अगर 8 घंटा डिफाइन है तो अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। ओवर टाइम वेतन सामान्य वेतन से कम 2 गुना होना